वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to the study for civil services. I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी राखी का त्योहार आने वाला है, तो उससे पहले आप सभी लोग अपनी जितनी भी ये करंट अफेयर की क्लासेस हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मंथ एंड भी होने वाला है। तो जितने भी करंट अफेयर के बचे हुए सेशंस हैं, उसमें डेली डेली उसको रख के कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो हम लोगों का क्लास है, उसकी पीडीएफ अगर आप में से किसी को भी चाहिए, तो हमारे ये दिए गए नंबर्स हैं, आप इस पे कॉल करो, इंफॉर्मेशन ले लो और आप फिर अपना ले सकते हो यहाँ से इंफॉर्मेशन। ठीक है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बताया है डेली 1 बजे ये करंट अफेयर्स जो है वो डेली अपलोड हो जाते हैं। तो उसकी लिंक जो है, या बाकी और भी आपको पता है कि हम वीकली के भी करंट अफेयर, मंथली भी करंट अफेयर, मंथ्स में जो और टॉपिक से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं या और किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पे अपलोड भी करते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग ये टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसने नहीं किया है अभी तक। ठीक है। अब देखो भाई, हमारे आज के डेली के आर्टिकल्स को अगर आप देखो, तो सबसे पहला है स्कूल एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है। अब आप देखो, ये करिकुलम फ्रेमवर्क है तो ये प्रीलिम्स ही है, मेंस में तो नहीं पूछेगा ना कि भाई आपका जो एनसीईआरटी ने डिजाइन किया उसके बारे में बताओ, ऐसा तो नहीं पूछेगा। हाँ, एजुकेशन पे पूछ सकता है, वैसे रूपरेखा पे तो पूछेगा नहीं। अब ये पनामा कैनाल है, ये पनामा कैनाल क्या है आपको पता है? एक नहर है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए पूछी जाती है। रेल सी रेल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें थोड़ा सा पार्ट प्रीलिम्स का रहेगा और थोड़ा सा मेंस का भी रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर, डीटीएच सर्विसेज लाइसेंस फीस, फाइजर वैक्सीन, ये तीनों ही आपके प्रीलिम्स के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है। ज्यादातर काम इस फाइजर वैक्सीन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए 4th एंड 5th आर्टिकल। तो पहला यहाँ पे करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी टीचर्स के लिए स्कूल एजुकेशन प्रमोट करते हुए जो हमारे एजुकेशन मंत्रालय है, एजुकेशन मंत्रालय जो उसके हेड है धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मंत्रालय का पहले नाम एमएचआरडी हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। तो अभी यहाँ पर शिक्षा और कौशल विकास के जो मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान जिनके पास है, उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को रिलीज करा, क्योंकि एनपीई जो चल रही थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, इसी के तहत आ रहा है, जिसमें ये बोला गया, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में रहा है, 5+3+3+4 यहाँ पे डिजाइन जो है वो रखा है एजेस के हिसाब से। ठीक है। मतलब इस एज के हिसाब से डिजाइन जो है वो तैयार किया गया है। प्रेजेंटली अभी हमारे स्कूल की जो पूरी स्कूलिंग है वो किस बेस पे चल रही है? पहले 3 से 8 वाली बिल्कुल प्री प्राइमरी रहती है, फिर उसके बाद 8 से 11, फिर 11 से 14 और 14 से 18, ये मेन एजेस होती है ना। 11 से 14 तक बच्चा 8th क्लास तक पहुंच चुका होता है, फिर 14 से 18 तक करते करते वो 12th क्लास तक कंप्लीट कर चुका होता है। तो थोड़े एक तो इसमें चेंजेस किए जा रही हैं। ठीक है। इसके जो है स्टेजेस में थोड़े चेंजेस होंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे वो आप साल में 2 बार दे सकते हो। अब से क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम 2 बार साल में किए जाएंगे, और आपकी इच्छा है कि उन दोनों एग्जाम्स में से, आपकी मर्जी है कि आपकी, मतलब ये चॉइस हो जाएगी कि आपके जिसमें मार्क्स अच्छे आए हैं, आप वो स्कोर को बरकरार रख सकते हो। ठीक है। स्कूल वर्ष के दौरान कम से कम 2 मौकों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति आपको दी जाएगी, और मल्टीलिंगुअलिज्म फॉलो किया जाएगा, बहुभाषावाद फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक सिंगल लैंग्वेज रहेगी, आपकी जो अपनी लैंग्वेज आप उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। साहित्यिक स्तर हासिल करने की, लिटरेसी लेवल के लिए एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस आपको आनी ही चाहिए, और ऐसी आपको हर व्यक्ति को 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिसमें से 2 इंडिया की खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब तीसरी ये नहीं कि आप फ्रेंच सीख रहे हो, सीख सकते हो फ्रेंच, लेकिन एटलीस्ट 2 उसमें से इंग्लिश हिंदी जैसा हो गया वो होनी चाहिए। ठीक है। तो एनुअल एग्जाम की जगह हम थोड़ा सा
सेमेस्टर वाइज यहाँ पे बढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मटेरियल्स के साथ काम करना, मशीन्स के साथ काम करना, मतलब कि जो प्रैक्टिकल काम होता है ना उस पे ध्यान दिया जाएगा। एनवायरनमेंट की एजुकेशन अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट में ईवीएस के नाम से रही है, तो ईवीएस को भी थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताया जाएगा। क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जो हमारे ये होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, जैव विविधता, वैसी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और टीचर्स और स्कूल्स को भी ज्यादा और सुधारा जाएगा, मतलब उनको और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी क्रिएटिविटी के लिए। साथ ही साथ साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए ज्यादा और जोर दिया जाएगा। साइंटिफिक इंक्वायरी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि अर्थ साइंस, अभी तक बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तो रहा ही है, अर्थ साइंस जैसा कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो अर्थ साइंस जैसे सब्जेक्ट होंगे तभी तो भारत को इतने बढ़िया बढ़िया जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो और ज्यादा फ्लरिश्ड मिलेंगे। राइट, बचपन से ही बच्चों का ध्यान इस तरफ जरूर जो है वो रखा जाएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो काफी ज्यादा चीजों पे ध्यान दे रहा है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पुरानी गाइडलाइंस चलती आ रही हैं, जिसमें पहले ही डिसाइड हो गया था कि क्लास 10 तक आपकी साइंस जो है वो एक ही बुक में रहेगी। हालांकि वैसे बुक्स कभी कभी अलग भी, जो हेल्प बुक्स होती हैं वो अलग भी छपती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, लेकिन वैसे एनसीईआरटी की जो बुक है ना वो एक ही छपती है, आपको पता है ना, ये इंटीग्रेटेड है साइंस का करिकुलम। फिर उसमें ईवीएस भी प्री प्राइमरी पे इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चों के फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक ईवीएस जो है वो कंपलसरी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हो। 2005 में लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट रखा गया। तो ये सब चीजें जो है वो इम्प्रूव करने के लिए रखी गई है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? फर्स्ट वाला आर्टिकल जो अभी न्यूज में चल रहा है, ये आपको स्मॉल छोटा सा याद रखना है, दैट्स इट, कि नए चेंजेस आए, किसने रिलीज किया है, कब रिलीज किया है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हम लोगों के पास पन्नामा कैनाल। पनामा कैनाल जो कि एक नहर है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर पनामा कैनाल पे जहाजों की लंबी कतार लगती रहेगी तो यार ऐसे तो पूरे विश्व का शिपिंग मार्ग जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि विश्व में सबसे बड़े दो शिपिंग मार्ग है, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। सुएज कैनाल भी सुना है आप लोगों ने पनामा कैनाल भी सुना हुआ है। सुएज कैनाल जो है वो इजिप्ट की साइड पड़ता है, और पनामा दो ओशन, सबसे बड़े बड़े ओशंस, पैसिफिक अटलांटिक, उन दोनों को जोड़ता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। तो हो क्या रहा है कि जो पनामा कैनाल से शिप्स का गुजरना होता है, वहां पे इतना जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है कि वहां पे जो है वो जितने भी वहां पे शिप्स है उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और उनको बहुत ज्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मध्य अमेरिका जो है, सेंट्रल अमेरिका, वहां पे बहुत लंबे टाइम से सूखा चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो है जो जो वहां पे से गुजरते हैं ना ये शिप्स, उनका बहुत ज्यादा कटौती हो गई है। तो वहां की जो पनामा कैनाल अथॉरिटी है, उन्होंने वैसे भी वहां पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, बहुत ज्यादा रोक टोक लगानी शुरू कर दी कि जहाजों की संख्या इतनी रहेगी, उसमें इतना सामान होगा वगैरह, काफी चीजें करने लग गई। तो ड्राई सीजन कुछ ज्यादा लंबा चला गया, ड्राई सीजन है वो ठीक है, पर कोई कुछ ज्यादा लंबा चला गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जैम जो है ना सिचुएशन वैसी क्रिएट हो गई है। और फिर जो है यहाँ पर इस कैनाल को बहुत सारे कई जहाज चालकों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लागत और जो टाइम होता है वो काफी बच जाता है। ठीक है, जो कि चीन, चाइना और अमेरिका वगैरह के बीच में व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको जो है पनामा कैनाल की लोकेशन भी दिखाती हूँ, ये देखो सामने, देखो सब लोग, पहले तो ये वाला देखो मैप, छोटा वाला मैप देखो। ये आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है, ये है मेक्सिको, ये है यूएसए, ऊपर की तरफ पड़ता है कनाडा। ठीक है, मेक्सिको है, और नीचे की तरफ आता है, ये सारा का सारा नीचे की तरफ बना हुआ है सेंट्रल अमेरिका एक साथ, और नीचे की तरफ आ जाता है साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, इक्वाडोर, चिले, वो सब कंट्रीज आ जाती है। तो बीच में पड़ता है पनामा कैनाल। पनामा एक सिटी का नाम है, वहां से गुजरते हैं, इसलिए पनामा कैनाल इसका नाम पड़ गया। सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका जो है ये, क्योंकि ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है ना मेक्सिको तक, इसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा, यूएसए और मेक्सिको इंक्लूडेड होते हैं। नीचे की तरफ सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज है क्यूबा, ठीक है, होंडुरस, सुने हैं नाम, ग्वाटेमाला, ये सब कंट्रीज आती है। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, रिच कंट्रीज भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी कंट्रीज है। तो काफी सारी कंट्रीज इसके अंदर आएंगी।
तो ये है लोकेशन, ये कैनाल जा रहा है, आप देखो इस मैप में, ये वाला है कैनाल जो ये जा रहा है यहाँ से। इस कैनाल का नाम है पन्नामा कैनाल। ये पन्नामा सिटी का नाम है, वहां से हुई है। ठीक है। सो ये है हमारा एक पन्नामा कैनाल, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो पन्नामा कैनाल जो है देखिए, और ये भी देख लो, एक और चीज भी बता देती हूँ मैं इधर। देखो, ये पनामा है ना, इसके इस तरफ ये देखो, ये लिखा है पैसिफिक ओशन, ये कैरेबियन सी। कैरेबियन सी इस तरफ पड़ता है अटलांटिक ओशन। तो इस तरफ है पैसिफिक प्रशांत, इस तरफ है अटलांटिक, दोनों को जोड़ता है कैरेबियन सी है यहाँ पर। लेकिन वैसे पूरे एक बड़े हिस्से की बात करें तो ओशन है। तो इसलिए दोनों को जोड़ता है, ये दोनों के बीच की एक लाइन है, ये देखो। वाटरवे बनाया गया है जो कि अटलांटिक और प्रशांत सागर को आपस में जोड़ता है। और बाकी साउथ अमेरिका को, मतलब कि आप नीचे से गुजर के ना जाके बीच में से गुजर सकते हो। 2000 से ज्यादा पोर्ट्स को ये कनेक्ट करता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी जोड़ता है, सेंट्रल अमेरिका के बीच में रह के। ठीक है। सुइस कैनाल अलग है, वो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है। तो इस्थमस इसमें नहीं आएगा। जो स्थल डमरू मध्य होता है वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है, तो आपको दिमाग में रखना है। तो अभी ये जो पनामा कैनाल है ये इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रेड के लिए, जैसे स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस है जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। ऐसे ही पनामा कैनाल की भी है। 13 से 14 हजार वेसल्स, जहाज जो है वो गुजरते हैं हर साल इस नहर के माध्यम से। जितना भी वाणिज्यिक जो वैश्विक व्यापार होता है उसका 50% हिस्सा यहाँ से किया जाता है। 9 हजार लोगों की जॉब है, 2400 घंटे खुला रहता है, 365 के दिन यहाँ पर काम कर रहा है, लोगों को प्रोवाइड कर रहा है पूरा यहाँ पर। और ये तो जो है सिर्फ ये पनामा कैनाल जो है, इसमें ही जाने से सिर्फ समय की बचत नहीं होती, CO2 को उत्सर्जन की कटौती में भी काफी मदद मिलती है। इसीलिए शिपिंग जो उद्योग है वहां पर भी काफी हेल्प हो जाती है। समझे भाई बात को? तो ये है पूरा पनामा कैनाल, इसके बारे में याद रखिएगा। पनामा कैनाल पे सवाल अगर बनेंगे तो इसकी लोकेशन पे पूछा जाएगा, कहाँ पर है। ठीक है। तीसरा आता है भाई रेल सी रेल ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है कोयले की इधर से उधर जो होता है ना परिवहन, उसके ऊपर बात कर रही है। कोयला मंत्रालय भी इसी के ऊपर बात कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने अभी खनन ऐप को भी लॉन्च किया है। याद रखिएगा, खनन ऐप कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर ये और एक चीज के लिए न्यूज में आ गई, जो कि डोमेस्टिक कोल की बात कर रहा है। डोमेस्टिक कोल का अर्थ है जो घरेलू कोयला होता है, उसके ऊपर बात कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं भाई कि हमें कोल को एक जगह से दूसरी जगह, जितनी भी माइन से, क्योंकि कोयला कहाँ से निकलता है, खदानों से। खदानों से कहाँ पहुंचाया जाता है, पोर्ट्स तक। पोर्ट्स क्या होता है, बंदरगाह वगैरह। वहां तक पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान को आने जाना आसानी कर देना। क्योंकि कोयला जहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है, कौन सी जगह है वो वाली, वो जगह है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा यहाँ बनता है, 75% यही बन जाता है, यहीं से मिलता है अपने को। तो अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम खुदाई ज्यादा करें और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करें, डबल कर दे कोयले की जो खुदाई खुदाई होती है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो असल में पहले अपने पास है कोयला, उसको आवागमन उसको आसान करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पर डेवलप करने के लिए जो है सारा कुछ कोयले के ऊपर जो अभी ध्यान देती है वो रेलवेज है। ठीक है। रेलवेज वगैरह काफी इधर से उधर निकासी में हेल्प करती है। तो वित्तीय वर्ष 2030 तक इस हिस्सेदारी को बढ़ाने की लक्ष्य रखा गया है। भारत के पास अगर मैं अभी बात करूं, कोयले के भंडार कितने हैं, इतना मिलियन टन है अभी, जिसमें से सबसे ज्यादा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है। तो अभी लोग, अभी ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या कि भाई जो क्षमता है प्रबंध करने की वो अच्छी नहीं है। लोडिंग करना अनलोडिंग करना थोड़ी उसमें कमी है। वैगन जो आते हैं जिसपे सामान जाता है उसकी जो है पूरी तरीके से नहीं है। सड़क और रेल नेटवर्क को इतनी भीड़ भाड़ है कि सामान ले जाना आना में ट्रैफिक में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर रेल सी रेल का ट्रांसपोर्टेशन अगर किया जाएगा, जिसमें कोयले को निकाल के आगे तक पहुंचाने के लिए सारा रेलवे रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स के लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ऑल रेलवे रूट रहेगा, रेल सी और रेल। तो रेल रेल आ रहा है ना, मतलब कि पूरा का पूरा जो है रेलवेज के माध्यम से, सड़क के माध्यम से चीजों को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, इसको और बेटर करने के लिए। ठीक है। पूरा रेल के माध्यम से ही रहेगा, तो थोड़ा आसानी भी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में। और जो पावर हाउसेस बने हुए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में, वहां पर पहुंचाना भी आसान पड़ जाएगा। ठीक है भाई, समझे यहाँ तक?
अगला आता है भाई रियल एस्टेट का बिजनेस। अभी यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए एक पैनल सेटअप किया गया है। 14 मेंबर की एक कमेटी बैठी है, जिसमें नीति आयोग के पुराने चेयरमैन भी हैं और अभी भारत के जो शेरपा हैं G20 के, अमिताभ कांत, उनको यहाँ पर बनाया गया है रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को बताने के लिए। ये मार्च में बनाई गई थी। हमारी जो शहरी आवास मंत्रालय के मामले की मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर पूरी बनाई है। जो कि यहाँ पर ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि जितने भी यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें यहाँ पर अभी वित्तीय क्या सिचुएशन चल रही है उसको अभी पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए इस पूरे इशू को कि कहाँ पर रिटर्न ऑफ रेट कैसा चल रहा है, कैसी फंडिंग चल रही है, उसके लिए बनाया गया। इन्होंने अभी रिकमेंडेशन भी सबमिट कर दिया रिपोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो आपने RERA के जो रेरा के पंजीकरण यहाँ पे लगाए थे उसको आप वापस से स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना स्टार्ट करो, डीलिंकिंग शुरू कर दो और ग्रांट देनी शुरू करो। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके आर्टिकल के लिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट की जो यहाँ पे पूरा एक पैनल बनाया गया उसके हेड कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। अमिताभ कांत है, ये पहले G20 के, अभी G20 के शेरपा भी हैं और नीति आयोग के CEO भी रहे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बाकी देखो इसमें से ज्यादा यही पूछेगा, डिटेल में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब चीजें डिटेल में नहीं पूछी जाती हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स भी होगा उसमें भी नहीं पूछा जाएगा, मेंस होगा उसमें भी ऐसा कोई सवाल नहीं आता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से है। और बाकी अभी जो मॉडल पैकेजेस चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा यूपी में हो गया, तो वो सारी स्टेट जो है वो अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन करके उनको बताते रहे कि रियल एस्टेट का क्या सिचुएशन चल रही है। अभी जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपने सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट, अभी के जितना भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, उन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के लिए अभी 3 सालों का समय यहाँ पे दिया गया है। तो मॉडल पैकेजेस यहाँ पे बनाने की तैयारी है। अनयूज लैंड पे भी सरेंडर पॉलिसी चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कि स्वामी फंड जो है वो अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए स्टार्ट किया गया है। तो और उसके लिए भी स्पॉन्सर और मैनेजमेंट अलग से रखा गया है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन खास नहीं बनता है। ठीक है, वरना मैं बता ही देती। बाकी इसके अंदर अभी हम हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि RBI नहीं बनाया था, तो इनके हिसाब से ये ना इंडियन बैंक एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ के अनुसार जो है 4 लाख से अधिक ऐसी इकाइयां हैं जिनकी कीमत 4 लाख करोड़ से अधिक है। और वो यहाँ पर अभी ऐसे के ऐसे इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली NCR के रीजन में जो कि अभी भी बिल्कुल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और मुंबई के रीजन में भी 21% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कुछ सही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ पे क्या कितना जा रहा है, पीछे जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस मिलना, NOC सर्टिफिकेट्स मिलना बहुत टाइम लग जाता है। करप्शन तो आपको पता है कितना नेक्स्ट लेवल पे है इस चीज में। रियल एस्टेट के बिजनेस में इतना जबरदस्त करप्शन होता है। तो उस हिसाब से ना यहाँ पर जो है लैंड के नॉर्म्स वगैरह कुछ भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके लिए सरकार ने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दिया है। आपको पता है स्कीम लाई थी सरकार, हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को आवास मिलना चाहिए। और बाकी जितने भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें और अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए, या आप रीड कर सकते हो इसमें, ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कोविड-19 भी जब आया था तो ऋण के लिए ब्याज के भुगतान पर जो है वो काफी सारी चीजें दी गई थी। तो उसी के ऊपर है ये पॉइंट्स। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना, मतलब एक बार रीड कर लेना। बाकी देखो इसमें आपको मैंने बता दी, याद करने का कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सके। अगला है भाई DTH सर्विसेज लाइसेंस फी। जो DTH की सर्विसेज होती हैं, DTH तो पता है ना सबको, जो सब हम लोग यूज भी करते हैं, उसकी जो लाइसेंस फी है उसके ऊपर TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसके ऊपर पूरी लाइसेंस फी की पॉलिसी रिलीज करी है। ट्राई के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें जो बाकी ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय से बातें मिली हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर अग्रीमेंट किया है, डेफिनेशन में काफी सारे चेंजेस करे हैं। लाइसेंस फी हमने दी है। DTH होता है डायरेक्ट टू होम, जो आपके घर के अंदर डायरेक्टली आपको टाटा स्काई या बाकी सब चीजों के थ्रू मिल जाता है आसानी से। उसके अलावा एक लाइसेंस फी रहेगी अलग से इंडिया के अंदर। बैंक की गारंटी भी रिक्वायरमेंट होगी आपके पेमेंट के लिए। लाइसेंस फी रेगुलेरिटी यहाँ पे निकाला गया जिसमें उन्होंने ये बताया, मेन बात ये है उन्होंने यहाँ पर काफी सारी इन चीजों में चेंज करा है। कटौती का सत्यापन प्रक्रिया जो होगी अगर किसी ने हटाना है, और अगर DTH के लाइसेंस की सर्विस जीरो करवानी है,
या ग्रॉस रेवेन्यू कितना आया है जीएसटी पीरियड में, उसको कैलकुलेशन कैसे होगा, वो सारी बातें यहाँ पर डिटेल में उन्होंने रिकमेंडेशन दी है लाइसेंस फी के ऊपर। ठीक है, डीटीएच के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो बस इसमें इतना ही याद रखें, मैंने आपको बताया था फोर्थ और फिफ्थ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसको सिर्फ आप रीड करके छोड़ दोगे, उस पर एग्जाम में कुछ नहीं बने। ठीक है, अगला आता है फाइजर वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फाइजर वैक्सीन आपको पता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया की वैक्सीन थी, लेकिन फाइजर इंडिया की नहीं है। फाइजर जो है यहाँ पर यूएसए की वैक्सीन है। तो यूएसए के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा न्यूबॉर्न होते हैं, बच्चे हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। तो अभी तक तो फाइजर वैक्सीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोविड के समय किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे यूएस के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, एफडीए ने, जो है न्यूबॉर्न्स के लिए भी इसको, जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं बच्चों के अंदर, जो है उसको भी बचाने के लिए दे दिया है। ठीक है, न्यूबॉर्न, ये इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि फाइजर वैक्सीन का नया रिजल्ट क्या आया है। तो अभी यहाँ पर उन्होंने काफी सारे ट्रायल्स करे, 7,000 से ज्यादा गर्भवती व्यक्तियों पर उनके शिशुओं को शामिल करके यहाँ पे ट्राई किया, और ये देखा कि जब इन पे वैक्सीन लगाई गई है तो बच्चों के हॉस्पिटल जाने की जो चांस है वो थोड़े से कम हो गए। ठीक है, न्यू बॉर्न्स के लिए काफी जो है वो पहले 6 महीने उनकी लाइफ के लिए जो है वो काफी ज्यादा आसानी कर सकता है, और मदर्स के लिए भी जो उसकी उनकी बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, उस समय काफी हेल्प दे सकता है। और इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंचिकल वायरस, जो कि बच्चों को या उनको माताएं जो होती हैं, मदर्स, उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, जो कि बच्चों को काफी हद तक जो है हॉस्पिटल्स में जाने की प्रॉब्लम हो सकती है इससे। ठीक है, तो विंटर के महीने में बच्चों को थोड़ी सांस लेने की दिक्कत सी हो जाती है, रिस्क हो जाता है लंग्स में, तो उसके लिए ये काफी हेल्प करेगा। तो एफडीए ने इसके लिए काफी सही एक बता दिया है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है, तो ये हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इवन ये वाली वैक्सीन जो है वो जो 60 साल से कम बड़ी उम्र के बच्चे लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन वो जोन होते हैं जो कि किसी भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। देखो, कोई भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर आता है कोर जोन, जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, जहाँ पे हमारा जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, लेकिन इसके 10 किलोमीटर का जो दायरा होता है, पूरे इसका पूरा एक जो एरिया फैला हुआ है, इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आप जो है वहां पे 10 किलोमीटर के दायरे में आप बहुत सारा काम नहीं करवा सकते। मतलब वहां पे आप बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज और वहां का खनन वगैरह करना नहीं करवा सकते। तो उसी के लिए उसको कहते हैं इको सेंसिटिव। इकोनॉमी जो है हमारी, हमारा इकोलॉजिकल जो है पूरा एक, उसके रूप में काफी सेंसिटिव है वो एरिया। ठीक है, 10 किलोमीटर का रूल है यहाँ पर, और ये ज्यादा कम भी हो सकता है। वैसे 10 यूनियन सरकार ने, केंद्र सरकार ने 10 किलोमीटर रखा है सेंसिटिव कॉरिडोर्स के रूप में, इसको नाम रखा है इको सेंसिटिव जोन्स को। ठीक है भाई, तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स आपकी सही लिखी हुई है। इको सेंसिटिव जोन जैसे कि यहाँ पर अभी डिक्लेयर हो चुके हैं, जैसे हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर है, हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में बनी हुई है, उसके आसपास के एरिया में आप लोग एक्टिविटीज कर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन जो होता है ना कि आप वहां पे जा करके खुदाइयां कर रहे हो, वो सब चीजें थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बांदीपुर है, वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र में, सुंदरबंस है, ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा की है, पुलिकट बर्ड सेंचुरी है, तो काफी सारी इन सेंचुरीज में यहाँ पे जाना अलाउड अलाउड तो है जाना, पर 10 किलोमीटर के एरिया में काफी सेंसिटिविटी के थ्रू काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, लास्ट है भाई जीका वायरस। अभी हम वायरस वगैरह के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो एक नया वायरस आपको पता है, जीका वायरस मॉस्किटो से निकल के आता है। युगांडा में पहली बार आया था, काफी बार पहले भी बताया हुआ है। एडीज मॉस्किटो जो होती है, जैसे आपको पता है मलेरिया जो है एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू पहुंचता है। मलेरिया का जो हमें हमारे तक कैरियर है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू पहुंचता है। ऐसे ही जीका वायरस होता है जो कि एडीज मॉस्किटो के थ्रू, जो है एडीज एगिलिप्टी एंड एगीज एब्लोपिक्टस, इसके थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस पर। तो ये है यहाँ पर एक, याद रखिएगा, जीका वायरस अलग से होता है जिसके सिम्टम्स में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। ये हमारे बॉडी के जीआरएनए, कैप्सिड प्रोटीन, एम प्रोटीन, ई डीमर, इन सबको बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। तो ये सब भी एक अलग से पॉइंट है, याद रख लीजिएगा इनको। तो ये आज के हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको कंप्लीट करना भाई, इन सबको भी पढ़ना है आपको। और जो भी आपके चीजें हैं ये वाली
कंप्लीट करना। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में। सारे कमेंट्स को रीड किया जाता है और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी होता है या फिर लाइक कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म करें। बाकी आप लोग अपना यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं ये सारे आर्टिकल्स को। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।